नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद गंभीर मुद्दे पर बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे 30 अप्रैल को मध्य प्रदेश के बरगी डैम में हुई उस दिल दहला देने वाली क्रूज त्रासदी की। जो तथ्य और स्रोत हमारे सामने आए हैं, आज हम उनके आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था जिसने एक हंसते खेलते जश्न को एक खौफनाक मंजर में बदल दिया। 13। जी हाँ, 13 लोगों ने इस दर्दनाक हादसे में अपनी जान गंवा दी। देखिए, ये महज कोई नंबर नहीं है। ये उन परिवारों के जीवन भर के दुख और उस भारी नुकसान की एक बहुत ही दुखद याद है जिसे शायद ही कभी भरा जा सके। इस पूरे मामले की गंभीरता को समझने के लिए हमें इस आंकड़े को अपने जहन में रखना ही होगा। और बस यहीं से एक बहुत ही बड़ा और चुभने वाला सवाल खड़ा होता है। क्या ये जो भी हुआ वो सिर्फ प्रकृति के अचानक बदले मिजाज का नतीजा था, या फिर ये एक ऐसे सिस्टम की बहुत बड़ी विफलता थी जहां सुरक्षा नियमों को पूरी तरह से ताक पर रख दिया गया था? आज का हमारा ये पूरा विश्लेषण बस इसी एक अहम सवाल की पड़ताल करेगा। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि बरगी डैम त्रासदी के उस मनहूस दिन आखिर शुरुआत कैसे हुई थी और हालात बिगड़े कैसे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पूरी घटना की शुरुआत एक बेहद ही खुशी के माहौल में हुई थी। एडवोकेट रोशन आनंद जी का पूरा परिवार घर के एक छोटे से बच्चे का पहला जन्मदिन मनाने के लिए वहां इकट्ठा हुआ था। परिवार की एक सदस्य खास तौर पर इजराइल से लौटी थी, मतलब ये एक परफेक्ट फैमिली गेट टुगेदर था। लेकिन किसे पता था कि कुछ ही घंटों के अंदर खुशियों से भरा ये दिन एक ऐसे भयानक सपने में तब्दील हो जाएगा जहां उन्हें अपनी ही जान बचाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी। अगर हम शुरुआती रिपोर्ट्स और घटना के क्रम पर नजर डालें तो तस्वीर काफी साफ होती दिखती है। देखिए हुआ क्या। सबसे पहले मौसम अचानक खराब हुआ और तेज हवाएं चलने लगी। इसकी वजह से नाव बुरी तरह से डगमगाने लगी। जाहिर है, जो यात्री ऊपरी डेक पर थे वो घबरा गए और अफरा तफरी में नीचे की तरफ भागने लगे। अब इस अचानक हुई भगदड़ से नाव का बैलेंस पूरी तरह बिगड़ गया। अंदर पानी भरने लगा और आखिरकार वो नाव पलट गई। ये सच में घटनाओं की एक बहुत ही जानलेवा चेन रिएक्शन थी। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आता है, ये सिर्फ मौसम की मार थी या कोई तकनीकी खराबी? आइए समझते हैं। अब देखिए, कहानी यहाँ आकर पूरी तरह से उलझ जाती है, क्योंकि प्रत्यक्षदर्शियों के जो बयान सामने आए हैं उनमें बहुत बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ इस हादसे में बाल बाल बचे रियाज हुसैन जी का साफ कहना है कि सफर के बीच में ही नाव का इंजन अचानक बंद पड़ गया था और उसके बाद पूरे 4 घंटे तक उन्हें पानी में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़नी पड़ी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नाव के पायलट महेश पटेल इस बात से बिल्कुल मुकर गए। उनका कहना है कि इंजन में कोई खराबी नहीं थी, बल्कि लहरें इतनी तेज थीं कि वो दूसरी मंजिल के विंडस्क्रीन से टकराईं और इंजन रूम में पानी भर गया। 2 लोग और 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां। खैर, अब बात करते हैं इस पूरे मामले के सबसे विवादित और चौंकाने वाले हिस्से की, जो है सबूतों का नष्ट होना। तो हुआ यूं कि जब इस दुर्घटनाग्रस्त नाव को पानी से बाहर निकाला गया तो वो पहले से ही टूटी हुई हालत में थी। अब इस पर मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी का एक आधिकारिक बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर यह दावा किया कि नाव को किसी ने जानबूझकर तोड़ा नहीं था, बल्कि जब उसे पानी से बाहर खींचा जा रहा था तो वो अपने आप ही टूट गई। लेकिन रुकिए, यहाँ कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट है। पुलिस का जो बयान है वो मंत्री जी के बयान से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। बरगी के सीएसपी अंजुल अयंक मिश्रा के मुताबिक एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो रेस्क्यू टीमें थीं, उन्होंने खुद इस नाव को काटा था। क्यों? ताकि वो ये चेक कर सकें कि कहीं कोई यात्री अंदर फंसा तो नहीं है। अब आप खुद सोचिए, एक ही घटना है लेकिन प्रशासन के 2 बिल्कुल ही अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। और यही वो सबसे अहम मुद्दा है जिस पर सर्वाइवर एडवोकेट रोशन आनंद ने बहुत गहरी चिंता जताई है। उनका साफ कहना है कि जब इस मामले की इतनी गंभीर जांच चल रही थी तो नाव के साथ इस तरह की छेड़छाड़ तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। देखिए, ये 2006 मॉडल की बोट थी। अब जब इस पूरे स्ट्रक्चर को ही काट दिया गया है तो इसके डिजाइन में क्या खराबी थी, क्या कोई तकनीकी खामी थी, इसकी निष्पक्ष जांच हो पाना तो अब लगभग नामुमकिन ही हो गया है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और बड़ी सिस्टमैटिक लापरवाही की, बिना इंश्योरेंस का सफर।
अगर हम मध्य प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था की तुलना देश के बाकी राज्यों से करें तो जो तस्वीर सामने आती है वो सच में काफी हैरान करने वाली है। सोचिए, मध्य प्रदेश में लोग महज 200 रुपए का टिकट खरीदकर क्रूज पर सफर कर रहे थे, लेकिन उन यात्रियों के लिए कोई भी सुरक्षा बीमा या इंश्योरेंस था ही नहीं। अब जरा केरल की तरफ देखिए, वहां इको टूरिज्म टिकट के साथ ही दुर्घटना बीमा शामिल होता है। ओडिशा, गोवा या गुजरात जैसे राज्यों की बात करें तो वहां पर्यटन के लिए बहुत ही स्पष्ट सुरक्षा और इंश्योरेंस के नियम सख्ती से लागू हैं। ये साफ तौर पर दिखाता है कि मध्य प्रदेश में बेसिक सेफ्टी और इंश्योरेंस के बुनियादी ढांचे की कितनी भारी कमी है। हाँ, इस हादसे के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिवारों के लिए 4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान जरूर किया है, लेकिन दोस्तों, हमें ये समझना होगा कि ये सिर्फ एक रिएक्शन है, कोई ठोस समाधान नहीं। अगर पहले से ही सही बीमा नीतियां और नियम लागू होते तो शायद यात्रियों और उनके परिवारों को इस तरह से एकदम असुरक्षित नहीं छोड़ा जाता। अब आते हैं एक और गंभीर मुद्दे पर, जो है नियमों और एसओपी की भारी कमी। एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। आसान भाषा में समझें तो ये किसी भी काम को सुरक्षित तरीके से करने के लिए बनाए गए स्टेप बाय स्टेप निर्देशों की एक लिस्ट होती है। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये है कि पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने खुद ये बात मानी है कि मध्य प्रदेश में क्रूज चलाने के लिए कोई स्पष्ट एसओपी मौजूद ही नहीं है। मतलब आप समझ रहे हैं, इतने सारे यात्रियों की जान जोखिम में डालकर ये क्रूज बिना किसी पर्यावरणीय अनुमति और बिना किसी बुनियादी सुरक्षा नियम के बेधड़क चल रही थी। तो इतने सारे चौंकाने वाले तथ्यों के सामने आने के बाद अब सवाल ये उठता है कि जांच कहां तक पहुंची और जवाबदेही आखिर किसकी है। देखिए, जवाबदेही तय करने के लिए सरकार ने फिलहाल एक 4 सदस्यों वाली समिति बना दी है। इस कमेटी के अध्यक्ष है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम, और इसमें होमगार्ड के अधिकारी, जबलपुर के कमिश्नर और पर्यटन सचिव शामिल हैं। इस टीम को ये निर्देश दिया गया है कि वो पूरी घटना की बारीकी से जांच करें और 15 दिनों के अंदर अपनी फाइनल रिपोर्ट सरकार को सौंपें। दिलचस्प बात तो यह है कि खुद सरकार के अंदर भी अब दबी जबान में ये माना जा रहा है कि सिस्टम में भारी खामियां थीं। पर्यटन राज्य मंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी जी ने खुद ये बयान दिया है कि शुरुआती जांच में लापरवाही के संकेत तो मिले हैं। उन्होंने कहा कि फाइनल रिपोर्ट आने के बाद ही जिम्मेदारी तय की जाएगी। तो ये बयान कहीं ना कहीं इस बात पर मुहर लगाता है कि ये पूरा मामला सिर्फ खराब मौसम का तो बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों, इन सभी तथ्यों को देखने के बाद, चाहे वो सबूतों का नष्ट होना हो, इंश्योरेंस का ना होना हो या फिर बुनियादी सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ना हो, हमारा आज का ये विश्लेषण एक बहुत ही गंभीर और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ खत्म होता है। इन सब जानकारियों के आधार पर अब आपको तय करना है, क्या बरगी डैम की ये पूरी त्रासदी महज एक प्राकृतिक हादसा थी या फिर ये एक बेहद लापरवाह सिस्टम का सीधा सीधा नतीजा थी जिसने 13 मासूम लोगों की जान ले ली। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।